Good morning, everyone. Welcome to Manura Classes. In the session of Daily News Analysis, today is 9th of March 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to, first of all, revise the previous day session. The first question is, and guys, you try to answer the question before I provide you the correct answer. So please try to answer in the comment box as early as possible. The question number 1, restatement of values of judicial life is a charter associated with which one of the following institution. ये जो एक चार्टर है, restatement of values of judicial life, ये चार्टर associated है which one of the following organization: International Court of Justice, Indian Judiciary, subordinate courts in India, none of the above. The correct answer is Indian Judiciary, that is High Court and Supreme Court. तो आपको पता होगा लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चार्टर अडॉप्ट किया था जिसमें ऑल जजेस इन्वॉल्व थे, जिससे कि जो जुडिशरी का जो रेस्पेक्ट है, जो पीपल की फेथ है जुडिशरी में, वो बनी रहे और फ्यूचर में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहे और लोगों का उसमें ट्रस्ट रहे, जुडिशरी स्ट्रांग रहे, उन सब के लिए. Now the next question number 2, who recommend that judges should be prohibited from taking up employment with the union or the state as a post retirement position. यहाँ इनमें से किसने ये रिकमेंड किया था कि जजेस जब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशन मींस वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में ना जाएं, ना तो यूनियन के अंडर में और ना ही स्टेट के अंडर में. ऐसा रिकमेंड किया था. किसने किया था? देखो करेक्ट आंसर है ए. 14th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था कि जुडिशरी की इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए और उसको पॉलिटिक्स से बचाने के लिए वी शुड क्रिएट अ सिस्टम और लॉ दैट शुड बैन एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिटायर्ड जजेस अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट. So this was recommended by the 14th Law Commission of India. The next question is, it operates as the National Assessment Center. It is. We are talking about which one of the following institution. तो ये ऑपरेट करता है एज ए नेशनल असेसमेंट सेंटर. किसके बारे में हम बात करें? लास्ट डे हमने डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था परख के बारे में. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परख नाम का एक जो है नेशनल असेसमेंट सेंटर लेकर के आई है, जो नेशनल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंडिविजुअल स्कूल्स, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, इस टाइप के वो सर्वे करेंगे और जो स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन होता है, जो अभी तक हम ओनली केवल मार्क्स देखते हैं सब्जेक्ट्स में, उसमें को चेंज करने के लिए, उसको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और इनोवेटिव करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर आपको मिल गया. क्वेश्चन नंबर 4, परख हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट विद इन. ये परख जो है इसको एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट अभी बनाया गया है. तो ये कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर काम करती है? ये परख जो है इंस्टीट्यूशन, यूजीसी या एनसीईआरटी या सीबीएसई या नीति आयोग. सो गाइस द करेक्ट आंसर इज एनसीईआरटी. इसके अंडर में काम करेगा परख नाम का जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? आप बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म क्या है. द ग्रेट लेक्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट. तो किस कॉन्टिनेंट में ग्रेट लेक्स हैं? बिकॉज इन लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेट लेक्स. उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेकंड टाइम ऐसा हुआ है. एक तो लास्ट टाइम 2022 में ऐसा हुआ कि जो उन पर जो आइस कवर होती है या जो
जो लेक्स हैं उनके ऊपर एक लेयर जो बन जाती है वाटर की, जो फ्रीज हो जाती है, इस बार भी वो एवरेज कम रहा और इससे पहले भी वो कम रहा था। दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो लेक्स हैं उनकी जो परत एक जम जाती है, लेयर फ्रीज हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन था। अब ये कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है ग्रेट लेक्स, आपको पता होगा। साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और एशिया, इसमें से कौन से कॉन्टिनेंट में है ये? सो रिप्लाई, फटाफट से रिप्लाई करो। देखो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका में। आपको पता होगा कि जो ग्रेट लेक्स हैं वो यूएसए और कनाडा दोनों का बॉर्डर बनाती हैं, जिसमें से अगर हम केवल एक मिशिगन लेक को छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी लेक्स जो है बॉर्डर बनाती है, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज water in the Great Lakes flows from Lake Superior, Lake Huron, Lake Michigan, Lake Erie, Lake Ontario into the, ये कौन से जो है ओशियन में या सी में ये वाटर इनका जो है सप्लाई किया जाता, मीन्स होता है नेचुरली एक रिवर के थ्रू। तो ये कौन सी, किस हम ओशियन की बात कर रहे हैं इसमें? तो ऑप्शन है आपका ए, बी, सी एंड डी। देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज ये सारी की सारी जो लेक्स हैं इनका वाटर एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो वाटर जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाकर के क्या होता है, मिल जाता है। एक जो है आपको नाम भी बताना होगा मेरे को, बताइए चलो, कि विच रिवर सप्लाइज द वाटर ऑफ ऑल दीज लेक्स टू द अटलांटिक ओशन। कहाँ पर ये सप्लाई होता है इसका वाटर? तो इसका वाटर सप्लाई होता है अटलांटिक ओशियन में। वो रिवर कौन सी है, हमने उस रिवर का भी नाम बताया था आपको, ठीक है। चलिए वो रिवर भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। द लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज रिलीज्ड इन विच ईयर? जो अभी लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कब रिलीज हुई थी, कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी है ये? 23 या 2022 या 2001 या 2020? सो द करेक्ट आंसर इज 2020, बिकॉज जो लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई थी और इसी के बाद से बहुत सारा सिलेबस, एडमिशन के प्रोसेस, स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो बैग होता है उसका वेट या उनका असेसमेंट स्टूडेंट्स का, तो उन सब में बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। और इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बिहाफ पर ही, इसी के गाइडेंस पर जो परख नाम का जो असेसमेंट सेंटर आया है वो इसी एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग फॉल अंडर द, अभी आपको पता होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट का एक डिसीजन था जिसमें उन्होंने जो पुलिस में रिक्रूटमेंट होता है उसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और बोला कि जिसके 2 से ज्यादा चाइल्ड होंगे उनको रिक्रूटमेंट वगैरह में प्रॉब्लम्स उनको आएंगी, उनको रिक्रूट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नियम उन्होंने बनाया था, इसको फिर चैलेंज कर दिया गया था कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, बिकॉज ये 2 चाइल्ड पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऐसा जो है डिसीजन ले सकती है और ये कोई अगेंस्ट द लॉ नहीं है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ऐसे लॉ को वैलिड बताया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब आपको पता होगा कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो आता है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो ये कौन सी लिस्ट में आता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो आपको पता होगा कि जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट है। देखो, एक सेंट्रल की लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। ये 3 लिस्ट जो दी गई है इनमें से कौन सी लिस्ट में आता है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग? देखो ये आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में, कि फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल पर बोथ द स्टेट एंड द यूनियन बोथ कैन मेक लॉज। तो ये दोनों ही लॉ बना सकते हैं फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल पे। आसाम जेल चीफ हेल्ड आफ्टर सीजर ऑफ डिवाइसेस फ्रॉम इनमेट्स। देखो ये जो जेल का एक सुपरिटेंडेंट होता है, मींस जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है किसी जेल में,
तो पूरी जेल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऑफिसर की होती है, जिसको हम जेल चीफ बोल देते हैं, या जेल का चीफ वार्डन बोल सकते हैं बहुत सारे कंट्रीज में, या जेल सुपरिंटेंडेंट भी बोलते हैं इनको। ये सारे पुलिस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वही इन जेल्स को क्या करते हैं, लीड करते हैं। अब हुआ क्या है कि जेल के जो चीफ थे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल थे, उनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, कहां पर? सुपरिंटेंडेंट ऑफ डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल, जो सेंट्रल जेल है डिब्रूगढ़ की, वो कहां पर है? असम में। यहाँ के ऑफिसर हैं, इनका नाम है नितिन दास। इनको अभी अरेस्ट किया गया है। क्यों अरेस्ट किया गया? कि उस जेल में बहुत सारे जो इनमेट्स हैं, प्रिजनर्स हैं, उनके पास में 10 इनमेट्स ऐसे निकले जिनके पास में जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले। और ये जो इनमेट्स थे, ये प्रो खालिस्तानी ग्रुप से जो है एसोसिएटेड हैं, और जो है नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए ये सब अरेस्ट हुए थे, ये जेल में है। और ये खालिस्तान की डिमांड करने वाले ग्रुप, और उसका जो लीडर है अमृतपाल सिंह। ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा कई बार न्यूज में। तो इससे जुड़े हुए ये लोग हैं, और इनके पास में ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। और आपको पता होगा कि जो अमृतपाल सिंह था, इसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में क्या किया गया था, जो है जेल में था, और इन लोगों ने हंगर स्ट्राइक कर दी थी। इन्होंने ये कहा था कि हमको पंजाब की जेल में क्या करो, ट्रांसफर करो। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो है भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक की। अब देखो इनके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं, वो क्या क्या है? देखो, स्मार्टफोन्स मिले हैं, स्पाई कैमरा मिले हैं, और भी ऐसी बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस मिली है। तो अगर जो जेल का सुपरिटेंडेंट है, वो इन सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बियर अगर नहीं कर पा रहा है, और प्लस उसमें उन पर ये भी थे कि उनकी सब मिली भगत से ये सब हो रहा था, तो इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। और अरेस्ट उनको किया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए के अंदर में उनको जो है अरेस्ट किया गया है। और असम प्रिजन्स एक्ट के अंदर भी इन पर क्या है, जो है एलिगेशंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो इससे एक बात मींस नेशनल, पूरी इंडिया के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बन जाता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए चैलेंज है कि यदि देश के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, हायर रैंक्स पर बैठे हुए हैं, यदि वो टेररिस्ट ग्रुप्स या जो है प्रो एंटी इंडिया जो ग्रुप्स हैं, अगर उनके साथ में मिल करके वो इस तरीके के जेल मींस जो प्रिजन्स हैं, उनमें अगर ऐसी सेटिंग्स करेंगे जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है, तो ये इंडिया के लिए एक कंसर्न की बात है। बाकी ये इनके पास में एलिगेशंस मिले हैं कि इनके पास में एक्विजिशन ऑफ गैजेट्स है, इंटेंसिफाइड कंसर्न रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये एक देश के लिए बड़ी चिंता की बात है कि यहाँ के अगर पुलिस ऑफिसर्स इन चीजों में इन्वॉल्व हैं कि जो इंडिया के अगेंस्ट काम करने वाले लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ जो है एक स्कीम है, आपको पता होगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, पीएम बिजली घर जो स्कीम थी, ये रही सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। रिसेंटली इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। जब इसको लॉन्च किया गया था तो इसमें पहले ये मींस जो है इनका प्लान था कि 100% सब्सिडी इसमें दी जाएगी, और हाउस होल्ड को जिसकी छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगेगा उसको कोई भी खर्चा नहीं करना होगा। पहले इनका 100% मींस खर्चा गवर्नमेंट उठाने वाली थी, लेकिन अब इसमें हुए हैं कुछ मॉडिफिकेशंस। उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया है? इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड मॉडिफिकेशंस ऑफ मींस अब जो 75,000 करोड़ की ये जो स्कीम थी, ठीक है, उसमें क्या इन्होंने किए हैं? इन्होंने देखो, बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पहले इनका 100% का था, 1 करोड़ घरों पर ये वाले सोलर रूफ टॉप प्लांट्स लगाने वाले थे। तो अब इन्होंने क्या किया, देखो, नाउ स्कीम विल कवर ओनली अप टू 60% ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट। पहले क्या था, वो 100% को ही गवर्नमेंट जो है पे कर रही थी, लेकिन अब उसका केवल 60% गवर्नमेंट पे करेगी। जो हाउस होल्ड इंटरेस्टेड हैं इस स्कीम में, वो उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा रिमेनिंग अमाउंट, मींस 40% उनको बेयर करना पड़ेगा, और उनको मिनिमम कम से कम 20,000 देना होगा उन जो है हाउस होल्ड को। अच्छा, विच कैन बी ऑफसेट अ लो इंटरेस्ट कोलेटरल फ्री लोन। अब ये जो 20,000 है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है बैंक्स के थ्रू उन हाउस होल्ड्स को, जो परिवार हैं, जो भी घर जिसका हाउस है, उनको 20,000 का
लोन भी मिलेगा और वो मिलेगा लो इंटरेस्ट पर। वो भी कैसा? कोलेटरल फ्री, मींस किसी को कोई भी संपत्ति या डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसे सबमिट नहीं करने होंगे, जो बाद में होता है ना, जैसे कि भाई आप जो है होम लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं तो आपको क्या करते हैं कि आपका अगर कोई प्लॉट है उसको एज ए गिरवी रख लिया जाता है, या जो है आप जब होम लोन लेते हैं तो उस हाउस पर जो ओनरशिप होती है वो बैंक की होती है। कब तक? जब तक कि वो लोन जो है कंप्लीटली पे बैक नहीं कर दिया जाता। लेकिन इसमें क्या किया है कि ऐसा कोई भी कोलेटरल जो है नहीं होगा, कोलेटरल फ्री लोन जो है दिए जाएंगे। एलिजिबल हाउसेस मस्ट हैव सुइटेबल रूफ्स, उनकी छत ऐसी होनी चाहिए कि उस पर लगा सके, और उनके यहाँ एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पहले से कनेक्शन होना चाहिए। द स्कीम, ये एम क्या है इस स्कीम का? टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ये चाहते हैं कि इसके थ्रू जो लोग हैं वो हर महीने बहुत सारा बिल देते हैं, एवरी ईयर उनके पास में अच्छा खासा बिल आता है, तो वो चाहते हैं कि जो जनता है उन पर बिजली के बिल का भार कम हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने यूज कर रहे हैं नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग क्या होती है कि मान लो ये सोलर टॉप प्लांट हुआ, और इससे आपने घर के लिए सप्लाई ले ली अपने हाउस के लिए। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा बिजली जो बची, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी ग्रिड में, मींस वो सेल हो जाएगी। ये तो आपने यहाँ पर इधर तो घर में अपने यूज कर ली, बाकी इस मीटर के थ्रू वो ग्रिड में चली जाएगी, मींस वो सेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन होता है नेट मीटरिंग में। तो इसमें इन्होंने कहा है कि देखो इस स्कीम के थ्रू 300 यूनिट जो है मंथली फ्री बिजली उससे मिल जाएगी, और जो 20,000 का किसी भी हाउस होल्ड पर जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, जो जब आप लोन भर दोगे, ठीक है, आपने लोन भर दिया 3 से 5 इयर्स के अंडर में, अगर इतने में आपने लोन पे बैक कर दिया, अब आपको कोई पैसा तो देना नहीं है। देखो सपोज करो आपका एक रूफ टॉप सोलर प्लांट बन करके तैयार हो गया। अब होगा क्या कि आप 3 से 5 साल के अंदर उसका लोन जो है आप पे कर दोगे। अब आपको कोई पैसा देना पड़ रहा है इसका? नहीं देना पड़ रहा है ना। आपने जो 20,000 रुपये लोन लिया था या उसका पेमेंट किया वो हो गया। अब इससे आपको होगा क्या कि 300 यूनिट आपको एवरी मंथ बिजली मिलेगी। अब ये जो प्लांट है 300 यूनिट से ज्यादा की बिजली बनाएगा, ठीक है। अब होगा क्या कि 300 यूनिट आप यूज करेंगे, बची हुई बिजली मार्केट में सेल हो जाएगी, उस ग्रिड में चली जाएगी जिससे अभी तक आप लाइट लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी लेते हो। तो यहाँ से क्या होगा, फिर आपको आपकी इनकम शुरू हो जाएगी आने वाले 2-3 साल के बाद। ठीक है, तो ये इनका इसमें क्या है, प्लान है कि लोगों के पास में इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम हो जाए, और साथ ही साथ आने वाले 2-3 साल के बाद में उनकी इनकम भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अफगान वुमेन स्टेज रेयर प्राइवेट प्रोटेस्ट ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे था। देखो नाउ अब आपको पता होगा कि अफगानिस्तान की क्या कंडीशन है, बिकॉज वहां पर रूल किसका है? वहां पर रूल है तालिबान का। क्या वहां की सिचुएशन है अभी आपको आइडिया लग जाएगा। देखो इंटरनेशनल वुमेन डे पर जो अफगानिस्तान की बहुत सारी महिलाएं हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में उन्होंने अपने प्राइवेट स्पेसेस में, मींस रोड वगैरह पर नहीं, अपने घरों में छोटे छोटे क्या किए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किए, उनके कुछ वीडियोस वगैरह उन्होंने बनाए। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज तालिबान ने जो क्रैकडाउन वहां पर किया है उन्होंने प्रिवेंट कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कोई प्रोसेसन वगैरह नहीं निकाल सकता स्ट्रीट्स में, गलियों में। और ये कब से हुआ है? जब से 2021 में अगस्त में, जब से मींस तालिबान का रूल आया है वहां पर, तब से उन्होंने बहुत कुछ क्या कर दिया है, स्ट्रिक्ट कर दिया है। तालिबान हैज एनफोर्स अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। वहां उन्होंने इस्लामिक लॉ को जो है इम्प्लीमेंट किया है, और उसकी वजह से जब से उन्होंने वहां पर इस्लामिक लॉ को जो है इम्प्लीमेंट किया है, तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ये जो तालिबान वहां पे कर रहा है, और वो भी स्पेशली किसके अगेंस्ट में? वुमेन के अगेंस्ट में जो कर रहा है, उनको कोई भी फ्रीडम वगैरह सब नहीं है। तो यूएन ने कहा है कि ये जेंडर अपार्थीड है। ये अपार्थीड क्या था आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका में जब ब्रिटिश रूल करते थे तो वहां पर ब्लैक कलर और व्हाइट कलर के लोगों के साथ
मीन्स जो ब्लैक कलर के लोग थे उनके कलर की वजह से उनके साथ में क्या होता था, उनको बहुत सारी जो फ्रीडम वगैरह थी वो सब कुछ भी नहीं मिलती थी। और इसी अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने भी अपना वहां पे मूवमेंट चलाया था। और इसी के अगेंस्ट में जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने भी वहां पर मूवमेंट चलाया था। और यही नेल्सन मंडेला बाद में बहुत लंबी जेल के बाद वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। और यही नेल्सन मंडेला हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या दिया था, भारत रत्न दिया था। ठीक है, तो ये जो है आउट ऑफ इंडिया के व्यक्ति थे, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, जिनको भारत रत्न मिला था। ऐसे ही अब्दुल गफ्फार खान थे पाकिस्तान के, उनको भी मिला था। तो यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस है इसका कहना है कि यहाँ पर जो तालिबान है वो जेंडर अपार्थाइड कर रहा है, बिकॉज महिलाओं को कोई भी स्वतंत्रता वहां पर नहीं मिल रही। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं अभी वहां पर, women have faced severe restrictions, क्या इंक्लूडिंग क्या, एक्सक्लूजन फ्रॉम पब्लिक लाइफ, मीन्स महिलाओं को किसी भी पब्लिक लाइफ में जो है इन्वॉल्व होने से टोटल वहां पर बैन है। कैसी पब्लिक लाइफ, कि वो कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकती विदाउट अपने किसी मेल रिलेटिव के साथ में। ठीक है, उनके साथ में कोई पुरुष होना चाहिए। दूसरा, सर्टेन जॉब्स, कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहां पर वो महिलाएं कभी भी उसमें नहीं जा सकती। ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन वहां पर अभी उनको अलाउ नहीं है महिलाओं को। मींस जो प्राइमरी एजुकेशन है बेसिक मदरसा में बस उतना ही वो पढ़ सकती है, उससे ज्यादा महिलाओं को वहां पे पढ़ना अलाउ नहीं है। एंड एक्सेस टू पार्क्स, महिलाएं पार्क में नहीं जा सकती। आज जो हम यहाँ इंडिया में देखते हैं, आराम से देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारी महिलाएं सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए मिल जाएंगी। ठीक है, स्पोर्ट्स खेलते हुए मिल जाएंगी, है ना। इंडिया में तो कितनी सारी जो गर्ल्स हैं इंडिया की, जो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आ रही हैं, है ना, और देश का नाम रोशन कर रही हैं। वहां उनको पार्क्स में भी जाना अलाउ नहीं है, फेयर्स में जाना उनको अलाउ नहीं है। मीन्स जो मेले वगैरह लगते हैं उनमें जाना अलाउ नहीं है पाकिस्तान, उसमें अफगानिस्तान में महिलाओं को। अफगानिस्तान में महिलाओं को जिम में जाना भी अलाउ नहीं है, वो जिम नहीं जा सकती। ठीक है, तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस वहां तालिबान रूल ने लगा रखे हैं। अब इतने सारे कंस्ट्रेंट्स के बाद भी कुछ महिलाओं ने हिम्मत दिखाई और अपने यहाँ छोटे छोटे से लेवल पर उन्होंने कुछ क्या किए, एक्टिविज्म वगैरह उन्होंने किया। और छोटे छोटे से ग्रुप बना करके उन्होंने सैटरडेज वगैरह को, पर्पल सैटरडे ग्रुप ऐसे करके ग्रुप बनाए, और उनके थ्रू वो छोटे छोटे प्रदर्शन करते हैं। देखो पब्लिकली तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि तालिबानी जो है आएंगे, लड़ाके और AK-47 निकालेंगे और धाधा धाधा उनको शूट कर देंगे वहीं पे, या गर्दन काट करके उसको लटका देंगे। ठीक है, ये उस तरीके का है। जैसे तखर प्रोविंस है, वहां की महिलाओं ने हाथ में जो है पेपर वगैरह लेकर के, और उन पेपर्स पर लिखा था राइट्स जस्टिस एंड फ्रीडम, ये लिखा था। ऐसे छोटे छोटे से क्या किए, प्रोसेशन उन्होंने, मीन प्रोसेशन तो नहीं, अपने घरों में ही ऐसे फोटो वगैरह उन्होंने लेकर के सोशल मीडिया पर डाले। वहीं अफगानिस्तान के बल्ख प्रोविंस में क्या किया उन्होंने, उन्होंने ऐसे जो पेपर्स होते हैं, जिसको प्लाकार्ड हम जो बोलते हैं, उन पर उन्होंने कुछ अपने सेंटेंसेस लिखे, जैसे डोंट गिव द तालिबान अ चांस, तालिबान को एक चांस मत दो आप। ठीक है, बिकॉज तालिबान अभी जो रूल में आया था तो उन्होंने कहा कि तालिबान को एक चांस दे करके तो देखो, हम भी गवर्नमेंट को अच्छे से चला सकते हैं। तो यहाँ महिलाओं ने कहा नहीं, तालिबान को एक भी चांस मत दो। उन्होंने क्या कहा, ऐसे वहां पर मीन वो जो अपना प्रोटेस्ट करते हैं वो छोटे छोटे पेपर वगैरह लगा करके, क्योंकि खुलेआम तो कर नहीं सकती महिलाएं, वरना शूट कर दिया जाएगा। सेव अफगानिस्तान वुमेन, उन्होंने इस तरीके का अपना प्रोटेस्ट किया कि अफगानिस्तान की महिलाओं को बचाओ। ठीक है, ये प्रोसेशन वहां पर है। अब आप हम यह देख सकते हैं कि अभी भी पूरे वर्ल्ड में कहां कहां पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहां पर अभी भी महिलाओं को मीन्स इक्वालिटी की तो बात छोड़ दो, कि प्राइमरी से ज्यादा एजुकेशन तक उनको अलाउ नहीं है, पार्क तक में जाना अलाउ नहीं है, जिम में जाना अलाउ नहीं है, ये सब कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं है। ठीक है, तो हाउएवर तालिबान वगैरह वाले बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हमारे यहाँ फ्रीडम वगैरह ऐसा है। UN ने ये कहा है कि देखो भाई, आप जो ये इस तरीके से अगर लोगों की फ्रीडम वगैरह को वहां पर मीन्स कंजेस्टेड करोगे, उसको रेस्ट्रिक्ट करोगे, तो कंट्री पॉवर्टी और आइसोलेशन में चला जाएगा। ठीक है, वहां के लोग आइसोलेशन में चले जाएंगे। और पता है कि जब देखो लोगों के पास फ्रीडम नहीं होती तो उनका मेंटल हेल्थ भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब, ये अभी रिसेंटली न्यूज है। क्यों है न्यूज में, कि अभी ऐसी कुछ लैब्स बनाने के लिए कोलैबोरेशन हुआ है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और मेटा, जिसको आप फेसबुक के नाम से जानते हो।
इन तीनों का अभी क्या हुआ है, एक कोलेबोरेशन हुआ है। ये पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे इंडिया में क्या करेंगे, अटल जो टिंकरिंग लैब पहले से ही चल रही थी उसकी फंडिंग करेगा मेटा, और ये मिलकर के काम करेंगे। तो जो हमारा यूथ है, जो स्कूल के जो चिल्ड्रन हैं 10th-12th वाले, उनको एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए ये लैब क्या करेंगी, काम करेंगी। जैसे यहाँ की जो लैब्स होंगी उसमें मीन्स क्या क्या होगा, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बचपन से ही सीखेंगे बच्चे, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी हो गया, और ब्लॉकचेन हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। इन सब की ट्रेनिंग इनको स्टार्टिंग से ही मिल जाएगी और बच्चे पहले से ही सॉफ्टवेयर या एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको सीख करके आएंगे। तो फंडिंग कौन कर रहा है इसकी, मेटा कर रहा है, और जो अटल इनोवेशन मिशन है वो इसका एक एज ए नॉलेज पार्टनर काम करेगा। बिकॉज अटल जो इनोवेशन मिशन है उसका नॉलेज को इम्पार्ट करने के लिए पहले से ही एक नेटवर्क ऑलरेडी चल रहा है। तो फंडिंग की बात थी तो फंडिंग मेटा करेगा, बाकी ये सारे काम ये देखेंगे। और ये जो मिशन है ये पार्ट है ऑलरेडी चल रही मेटा की एक पॉलिसी है जिसका नाम है मेटा की एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव। ये मेटा का पहले से ही एक इनिशिएटिव चल रहा है, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो जिसमें फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब जो है ये डेवलप कर रहे हैं कि जो यूथ है हमारा वो ऑलरेडी बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज वगैरह सीख करके आए। ये जो लैब्स होंगी इनका मैनेजमेंट कौन करेगा, इनका मैनेजमेंट करेगा मेटा की ही एक पार्टनर कंपनी है, उसका नाम है 1M1B, दैट इज 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन। ये एक इनका क्या है, पहले से ही चलने वाली पार्टनरशिप है इनके साथ में। तो ये इसको क्या करेगा, सब कुछ मैनेज करेगा। तो अब इस सबसे क्या होने जा रहा है एम्फसाइजिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू इक्विपिंग यूथ विद डिजिटल स्किल्स फॉर सक्सेस इन evolving technology landscape and the global economy. These labs play a crucial role in supporting this focus. और इस सब पर फोकस करने के लिए जो लैब्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, बिकॉज अभी जो आने वाला टाइम है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का टाइम है। कन्वेंशनल तरीके से काम अब नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं अगर आपसे बताऊं तो अभी ड्रोन्स के थ्रू आपके घरों पर दवाइयां जो है डिलीवर हो रही हैं। बहुत सारे कंट्रीज, दुबई वगैरह उधर में यूएई या सऊदी अरबिया वगैरह में ड्रोन के थ्रू आपके घर पर पिज्जा वगैरह डिलीवर हो जाता है, खाना डिलीवर हो जाता है, बिरयानी डिलीवर हो रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम आप देख ही रहे हैं। रोबोट्स कितना मार्केट में यूज होना स्टार्ट हो गए। रोबोट्स की हेल्प से क्या हो रहे हैं, बहुत सारे क्रिटिकल ऑपरेशंस भी हो रहे हैं जो हेल्थ के लिए होते हैं। सपोज करो हार्ट का जो कोई कैंसर है या कहीं किसी को, या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है या नी ट्रांसप्लांट करना है, ये सब आजकल किसकी हेल्प से होना स्टार्ट हो चुके हैं, इन सब में रोबोट्स आ गए हैं। और रोबोट्स विदाउट एआई तो बन नहीं सकता, है ना। और एआई बन नहीं सकती कोडिंग के बिना, जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग होती है ना। और कोडिंग नहीं बन सकती जब तक हमारा यूथ जो है डिजिटल एजुकेशन में, डिजिटल स्किल्स में एक्सपर्ट नहीं बनेगा। तो ये जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स हैं ये इंडिया में हमारे यूथ को टेक्नोलॉजी के मामले में क्या करने वाले हैं, बहुत ज्यादा अपग्रेड करने वाले हैं। चलिए तो हम आज की इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरीके से जुड़े रहिए। पसंद आता है तो आप लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और आंसर हमेशा जो है आप देने की कोशिश कीजिए। आपको आता है तब भी, नहीं आता है तब भी आप गूगल करिए, सर्च करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन आंसर आप रिप्लाई करने की कोशिश करें। वहीं से आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा, जीके एंड करंट अफेयर दोनों ही। चलिए तो हम एंड करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।